Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I am from Sirsa, Haryana. I will teach you chemistry today. तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री के अंदर lots of practice करेंगे. मोल कॉन्सेप्ट की बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. आपके सामने जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है. मैंने पहले भी बोला था एनसीईआरटी सबसे पहले फिनिश करनी है, उसके बाद में एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस देखिए, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता. अगर मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल करवाऊंगा आपके ऊपर से जाएंगे, पहली बात. ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. जिसमें प्रॉब्लम आती है वो मुझे बोलिए. सोल्व्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सोल्व्ड क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ. ठीक है, तो चलिए भाई आज का लेक्चर शुरू करते हैं. किसी कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, लिख भी सकता है. चॉइस इज योर. सभी के माइक ओपन है, सभी का चैट बॉक्स भी ओपन है. ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग. वाटर का मोलिकुलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का. हाँ भाई फटाफट बताओ. नीचे देखने की जरूरत नहीं, सीधा सबको याद होना चाहिए जिन्होंने मेरी क्लास लगा रखी है. लिख दो हो रहा है, लिख दो फटाफट, फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में. वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का. सीरीज में लिखना सबको, पहले वाटर फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर CH4 रिस्पेक्टिवली. जल्दी जल्दी लिखिए. ये पॉइंटों में बेशक जानवी बेटा, पॉइंटों में लिखने की जरूरत नहीं होती. 18.016 आ रहा तो 18 ही मानो. ठीक है, सही. अभी मोस्ट ऑफ द गाइज आर राइटिंग इट राइट. अब ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बहुत बढ़िया. अब एक ने क्या लिखा भाई, 18. 18 नहीं आएगा. रचना साहू बेटा, लास्ट में 18 नहीं है. वो कितना बनेगा? कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 है. 12 4 16. समझ गए? पहला वाटर का 18, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और CH4 का 16. 18 44 16, दैट इज द राइट आंसर. अब मेरे को ये बताओ, दिव्यांश हैज रेज हिज हैंड. दिव्यांश बेटा क्या प्रॉब्लम है बोलिए. और जिसको अब नहीं आता ना वो बच्चे अपना हैंड रेज करें. समझ में नहीं आया या आता ही नहीं है करना, वो बच्चे मुझे बताइए, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा. अगर सबको आता है तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, कोरियन ड्रामा. ओके, इनको नहीं समझ में आया. और भी है कोई? पीरियोडिक टेबल ओपन कीजिए, फिर फटाफट इसका आंसर देता हूं. ठीक है, पीरियोडिक टेबल सबके पास होगी, यस और नॉट? पहले मुझे ये बताइए, पीरियोडिक टेबल है ना? सभी पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो. अगर नहीं है तो गूगल भी कर सकते हो. ठीक है, बट फोन होगा तो गूगल में वो देखने को नहीं मिलेगी. बट मैं आपको बता देता हूँ. पीरियोडिक टेबल के अंदर देखिए जरा, हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, 1.008 है तो 1 होगा. 2 हाइड्रोजन है, 2 बार जुड़ेगा. ऑक्सीजन का 16 होता है, 15.89 समथिंग है तो 16 होगा. 16 18 हो गया. वाटर आ गया 18. अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं. CO2 कितना? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16. अभी ऊपर लिखा ना ऑक्सीजन 16, तो यहाँ भी 16 ही रहेगा. 16 + 16 2 बार जुड़ेगा. क्यों? ऑक्सीजन 2 बार है. कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, ग्राम पर मोल. इसके पीछे पर मोल लिखने की गंदी आदत डाल लो, ये आदत बहुत जरूरी है. पर मोल लिखना, एक मोल में इतने ग्राम, एक मोल में इतने ग्राम, दैट इज मोलर मास. ठीक है भाई, क्लियर है सबको? CH4 नेक्स्ट देखेंगे. CH4 व्हाट इज CH4? कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, चेक कर सकते हो. और पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का 1 होता है. 4 बार हाइड्रोजन है, 4 बार हाइड्रोजन है. 1 2 3 4. लो भाई हो गया 16. 16 ग्राम पर मोल. ठीक है, क्लियर है सबको? वैसे इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, बट मैं नहीं चाहता कि आप यहां से देखें. आपको पीरियोडिक टेबल से देखने की आदत होनी चाहिए. दैट्स इट. हाँ भाई, क्लियर है सबको ये वाला सम? यस सर. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. ओके ओके ओके. नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन दे रखा है इसका, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, नीड नॉट टू सी दैट. सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा क्या है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा सा छुपा लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सिर्फ पहले, है ना. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन Na2SO4. Na2SO4 में मास परसेंट बताना है. मास परसेंट कैसे निकलता है? Na2SO4 का फॉर्मूला देखिए, Na2SO4. तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23. ठीक है, 2 बार सोडियम, 2 बार सोडियम है तो 46 आएगा. क्या बेटा? कोई कुछ बोल रहा था? नहीं. हाँ, एक चीज सुन लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर सच में एक इंफॉर्मेशन देना भूल गया आपको. मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका संडे को टेस्ट होने वाला है, ध्यान रख लेना. पूरा मोल कॉन्सेप्ट है, तो सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, पूरा वीक प्रैक्टिस ही करेंगे. कुछ टॉपिक रह गया तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सिंपल और साफ.
दिशा ने 32, 22 और 45% सभी ने आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं। आप लोग आंसर अपनी नोटबुक से निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं आंसर दिखा भी देता हूँ कि आंसर क्या आने वाले हैं। ये आंसर्स हैं 32.37। ठीक है, डोंट चीट इट, अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। कैसे सोल्व होगा ये बता देता हूँ। Na2SO4, Na2SO4 मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मास कितना है अभी एलिमेंट का, 23 इंटू 2 लगा दिया इसने, 46 आएगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ Na2SO4 का निकाल रखा है, तो मोलर मास देखिए Na2, पहले आपको मोलर मास तो निकालना आना ही चाहिए, तो सबसे पहले उसी की बात करेंगे। Na2SO4, सोडियम होता है 23, 2 बार सोडियम है 23, 23 प्लस सल्फर 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 16 गुना में 4 आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन है। 23 और 23 कितना होगा, 46 प्लस 32 सल्फर का है, प्लस 64 ऑक्सीजन है। ठीक है, सबको टोटल जोड़ेंगे 142 ग्राम आएगा। ये आ गया 142 ग्राम, सबका टोटल करेंगे तो 142 टोटल आ गया। अब मास परसेंट ऑफ सोडियम, सोडियम का 46, आप अपने परसेंटेज कितने निकालते हैं, 46 सोडियम है, 2 सोडियम लगे हुए, डिवाइडेड बाय टोटल, आपने जितने नंबर लिए डिवाइड में आ गया टोटल। ये सोडियम का मास परसेंट है, सोडियम का परसेंट। ठीक है, तो वो इसको थोड़ा बेटर लिखते हैं, है ना, सोडियम परसेंटेज। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं आप लोग, आपने जितने मार्क्स लिए डिवाइड में टोटल इनटू 100 आ गया। अभी सोडियम का सेम एज इट इज। उसके बाद सल्फर का ये 32.06 है, पॉइंटों में मत लीजिए इसे, 32 ही लीजिए, डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, ये आ जाएगा 22, 32%, 22%, लगभग 23 आएगा, 22, 22.5 कह सकते हैं, 45%। ठीक है, क्लियर है भाई, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, एनीवन हैव एनी डाउट, किसी को डाउट है तो बताइए। सॉल्यूशंस आपके सामने रहेंगे क्वेश्चंस के, मैं जो लिख रहा हूं मैं फिर से बता देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सॉल्यूशंस आपके सामने है, और ये वाली बुकलेट भी बहुत से बच्चों के साथ शेयर्ड है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, जिनको शेयर नहीं है उनको भी शेयर कर देंगे। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, बाहर से कुछ नहीं है, और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बट इसके बाद आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर ये आता है तो। ठीक है, तो देखो भाई, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द आयरन, आयरन ऑक्साइड का विच हैज 69.9 एंड 30.1 डाई ऑक्सीजन बाय मास। याद है आपको, टेबल बनानी होती है, क्या करना होता है, परसेंट। सबसे पहले देखो आयरन के परसेंट दे रखे हैं, ये रहा आयरन का परसेंट कितना है 69.9, फिर उसके बाद में ये रहा ऑक्सीजन का परसेंट कितना है 30.1, टोटल दोनों 100 है तो टोटल दोनों का 100 ही बनेगा। अब परसेंट को क्या करना होता है भाई, परसेंट से क्या निकालना होता है, आगे कौन मुझे बताएगा, मेरी क्लास जिसने लगाई थी मैंने बोला था एक टेबल याद कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेबल था जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया था, और मैंने एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी कि ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या था सर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, फिर मोल निकालने पड़ेंगे। एटॉमिक मास से को करेंगे क्या, पहला स्टेप क्या था, परसेंट जानने के बाद एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, रिलेटिव मोल, यस सर। रिलेटिव मोल, है ना। हाँ परवीन बेटा बोलो। सर फिर उसे सिंपलेस्ट रेशियो से सिंपलेस्ट रेशियो लाएंगे। हाँ, बाद वाला काम तो बहुत आसान है, सबसे पहला काम एक ही चीज याद रखनी, जो परसेंटेज आपको दे रखी है उस परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। आयरन का मोलर मास कितना होता है, कौन जानता है भाई, पीरियोडिक टेबल में चेक करो फटाफट, और अगर किसी को याद है तो बताओ। 56. अब देखिए, बहुत से बच्चों ने ये पहले किया हुआ, मेरे साथ ये क्वेश्चन आयरन वाला कर रखा होगा, तो हमें पता है कि हमने चेक किया था आयरन का मोलर मास, अपने आप याद रह जाता है। इट्स नीड नॉट टू लर्न दिस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल इनफ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, 56 ग्राम पर मोल, ऐसा बोला कीजिए, मोलर मास पूछा जाए तो पर मोल बोलिए, और अगर वो एएमयू में पूछ रहा है तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास या फिर डीए, डाल्टन। यस, रिमेंबर है सबको। ठीक है भाई, अब दूसरा ऑक्सीजन का कितना आएगा 30.1 डिवाइड बाय 16, बस ये निकाल लिया। अब इसके बाद इसको सिंपलेस्ट होल नंबर से, अब नीचे हम वैसे चेक कर लेते हैं, ये वही टेबल दिखा रखी है, देखो आयरन का ये रहा परसेंटेज, ऑक्सीजन का ये रहा, और इनका मोलर मास इन्होंने 55.85 दे रखा, हम 56 लेंगे, मैंने पहले भी बोला इसको होल नंबर में लो, 56 और ये 16। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से जो छोटा है ये आ गया इसका रिलेटिव मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या,
क्या करना होता है जब वो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछे? सबसे पहले तो परसेंटेज निकालो, अगर नहीं दी हुई तो परसेंटेज निकाल लो। निकालने के बाद क्या करना है? सभी को उनके मोलर एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, वो आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। क्यों? अगर मैंने ये मान लिया कि 100 ग्राम मेरे पास टोटल अमाउंट है, जिसमें आयरन है 59.9 और 69.9 ग्राम, परसेंट का मतलब ये होता है ना 100 में से आयरन कितना? 69.9। तो मैंने टोटल मटेरियल 100 ग्राम मान लिया और 100 में से 69.9 है, तो गिवन मास हो गया 69.9 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। यस गाइस, याद है किसी को? मैंने एक टेबल दिखाई थी फॉर्मूलो वाली, वो टेबल सब किस किस को याद है? बताएगा कोई मेरे को? किस किस से मोल को किस किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या आता है? किसी को याद है तो बताइए, एनी स्टूडेंट। वो मैंने बता दिखाता हूँ वो क्या था। देखो ऐसा था, यहाँ पर मोल लिखा हुआ था, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको, यस सर याद है ना? और ये इधर वाला डिवाइड होता है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, बताओ जरा। फिर मल्टीप्लाई वाला बताइए मुझे, मल्टीप्लाई वाला सुनना है। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करें, यहाँ किससे करें, यहाँ सर एक साइड रहेगा, दो नंबर से एक साइड 22.4 और एक साइड नंबर ऑफ मोल। वो ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, मैं ऐसे नहीं लिखता वरना आपको पता ही लग जाएगा। मैं आपसे फॉर्मूला सुनना चाहता हूँ। ये है मोल, ठीक है, और यहाँ पर है ये मोल है, ठीक है। एरो बताइएगा किस साइड लगेगा। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे करूँ? तो मान लो यहाँ पर वॉल्यूम है, मोल से वॉल्यूम निकालना है, तो मैं 22.4, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। तो किसको मल्टीप्लाई करना? वॉल्यूम को 22.4 से मल्टीप्लाई करूं तो मोल आएगा, एरो इधर आएगा कि इधर आएगा? यू हैव टू टेल मी। सेम सर 22.4 से वॉल्यूम आएगी, मोल को 22.4 से। सर मोल से दूर जाएगा यार, मोल से उधर, ठीक है, वॉल्यूम आ गया तो ये मल्टीप्लाई होगा 22.4 से। और इस तरफ मान लीजिए नंबर है, नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो एरो किधर जाएगा? नंबर की तरफ या मोल की तरफ? नंबर की तरफ। नंबर की तरफ। एवोगैड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। दो चीजें होगी, तीसरी चीज बताओ क्या थी? सर मास। मास। मोलर मास। नहीं, मास आएगा, मोलर मास तो यहाँ आएगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पर मास आता है या मोल आता है? और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोल को या मोलर मास को? मास को। मास को मोलर मास से करेंगे, मोल को मोलर मास से करते हैं तो मास आता है, मास इन ग्राम। यस, समझ में आया? यस सर। यस सर। बस एक चीज याद रख लो और बाकी की चीजें उल्टी करनी है। उल्टी मतलब उगल दो। ये देखो ऐसे, ये उल्टा कर दिया मैंने, इसका मतलब यहाँ डिवाइड होगा किससे? मोलर मास से। मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये उल्टा कर दिया मैंने, इसका मतलब 22.4 लीटर से डिवाइड होगा। किसका डिवाइड होगा? वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे, मोल बन जाएगा। ये उल्टा कर दिया, सब सारी उल्टा सिस्टम है, ठीक है। और ये एवोगैड्रो से डिवाइड हो जाएगा, बस कहानी खत्म। एक चीज याद रखो, अपने आप पता लग जाएगा। और ये ना ऐसे होना चाहिए फॉर्मूला जैसे दीवार पे आपके सामने लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? ये आता है तो समझ लेना। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, ये गिवन मास है और डिवाइड बाय मोलर मास। मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल आ गए। लेकिन ये मैंने 100 माने थे ना, कि मान लो टोटल 100 है, तो इसलिए इसको रिलेटिव लिखते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू भाई साहब ने दी नहीं। समझ गए? यस ठीक है। मल्टीप्लाई देखो भाई, अब साम्यक ने एक ट्रिक बताई है, ठीक है, आपकी चॉइस है। मल्टीप्लाई अवे होगा हमेशा मोल से, मोल से ही। इसको ऐसे याद करो, मोल से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम 22.4 लीटर, वो मल्टीप्लाई हो तो वॉल्यूम आ जाएगा। मोलर मास मल्टीप्लाई हो तो मास आ जाएगा। एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो नंबर आ जाएगा। सिंपल, रट्टा मारने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। हालांकि मैंने लॉजिक्स भी समझाए थे। 1 मोल इक्वल मोलर मास इन ग्राम इक्वल एवोगैड्रो इन एवोगैड्रो नंबर इक्वल 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी के अलावा मैंने एक और बताया था एसटीपी, और फिर एक और बताया था रूम टेम्परेचर वाला, ठीक है। वो याद रखिएगा बेटा, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। बट एट लीस्ट मिनिमम तो याद रहना ही चाहिए, फिर उसके बाद वाला तो याद रखते तो जो भी वैल्यूज आई ना, अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से जो सबसे कम वाला है, मतलब हम क्या करते होते हैं कि मान लो आयरन जो है 1.25 आयरन आ रहा है, आयरन
और ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, ऑक्सीजन 1.88 होती है, तो मैंने कहा था इसको 1 मान लो। 1 आयरन के लिए ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, 1.88 डिवाइड बाय 1.25। तो ये तो 1 बना लिया मैंने और इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो यानी दोनों को 1.25 से डिवाइड कर दो, जो मिनिमम वाला है। सिंपल, ये चीज समझ में ना आए, ये लॉजिक था इसके बिहाइंड, बट सिंपल याद रखने की ट्रिक, जो भी आपके मोलर मासेस आए हैं उनमें जो छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। यहाँ 2 ही दे रखे तो दोनों से, 3 दिए हो तो 3 एटम भी तो हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना, सबसे डिवाइड करना है। दैट्स इट, क्लियर है भाई। तो सबसे छोटे वाले को सबसे डिवाइड कर दिया, सबसे छोटे वाले को छोटे वाले से, सबसे छोटे वाले को उससे बड़े वाले से, एक आ गया 1, एक आ गया 1.5। अब इसको क्या करना है, होल नंबर बनाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आयरन 1 यूज करोगे और ऑक्सीजन 1.5 यूज करोगे, नहीं कर सकते। नो, तो क्या करें, डबल कर दो, बात खत्म। तो आयरन 1 है, ऑक्सीजन आयरन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 हो जाएंगे, तो ये 2 और 3, ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, बात खत्म। ठीक है, तो Fe2O3 एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक्चुअल में एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड का, ये आपको अच्छे से याद है मैंने बताया था, फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड है कि फेरस ऑक्साइड है, कौन बताएगा सर सर फेरिक है। फेरिक, आयरन फेरिक 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेंट स्टेट के अंदर है, 2 पॉजिटिव में हो तो फेरस होता है, कम वाला अस, ज्यादा वाला इक। कॉपर के केस में 1 और 2 होता है, आयरन के केस में 2 और 3 होता है। याद आया? यस Yes, सर। sir. गुड। तो भाई ये आ गया, आंसर आ गया, बात खत्म। नोट कुछ लिख रहे हैं, इनके ऑफ द रेशो आर नोट होल नंबर। अगर रेशो होल नंबर नहीं होते, यहां भी तो नहीं थे, दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग। बकवास कर रहे हैं, है ना, ये हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब जरा, इक्वल द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकली। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल ऑफ, ये आपके उसमें भी था होमवर्क में, किस किस बच्चे ने कर रखा होमवर्क, नवल ने किया हुआ है क्या? अगर होमवर्क कर रखा है डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आता होगा। यस, वैसे Yes. बहुत आसान है ये, The 44 सारे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल ही छोटे छोटे लेवल के, ठीक है। तो देखिए जरा, शुरू करते हैं। तो बोलो, देखो इसने क्या कहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अपने को बताना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, हवा में 1 मोल कार्बन बनता है। तो देखो पहले तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, मैंने बोला था नीचे रिएक्शन लिखी भी हुई है, ठीक है, बट एटलीस्ट ये बहुत आसान रिएक्शन है, हम इसको लिख सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन के लिए मैंने क्या बात बताई थी भाई, किसी को याद है मैं क्या बोलता होता हूँ जनरली रिएक्शंस के लिए क्या होता है, बताएगा कोई मुझे, बताएगा कोई मुझे कौन सी वाली बात? कि रिएक्शन कैसे निकालें क्वेश्चन से? कोई क्लास नहीं लगाता क्या मेरी? लगाते तो हो लेकिन ध्यान नहीं देते। मैंने बोला था जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें जो भी रिएक्शन आए ऑन द स्पॉट आपको याद करनी है और बैलेंस होनी चाहिए। यस, मोल देखना, बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। रिएक्शन, अब आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं रिएक्शन, तो क्वेश्चन में देख के अभी याद कर लो भाई, जो आ गई रिएक्शन वो तो याद कर सकते हैं, तो यहां पर वही करने वाले हैं। तो देखिए जरा, रिएक्शन आ गई, कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बैलेंस है या नहीं है, देखो जरा, बैलेंस है, यस यस सर। सभी 1 1 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है, सभी 1 1 मोल है, तो कोई चक्कर नहीं, मतलब एक कार्बन बर्न करने से 1 मोल बर्न करने से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो इसने दिया 1 मोल कार्बन इन एयर, तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 मोल ही है, 12 ग्राम है और 1 मोल है, दोनों चीजें लिख लो। ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 32 ग्राम, और ये भी 1 मोल है। क्लियर है भाई? पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे, पिछले क्वेश्चंस में सिर्फ हम यानी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बताती है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्या बताती है हमें कि बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन 1 मोल के साथ बर्न करने पर 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हमें पता लग गया, कैसे पता लगा? बैलेंस्ड इक्वेशन से। बैलेंस्ड इक्वेशन कहां से आई? रट्टा मार के बैलेंस्ड इक्वेशन पता लगी। अगर किसी को पहले नहीं आती थी तो अभी याद कर लो,
और अगर किसी को पहले आती थी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? किसी और का भी वीडियो बफर हो रहा है क्या? ये सर पहले हुआ था। पहले हुआ था वो, चलो कभी कभी ये मोमेंट ऑफ टाइम 10 सेकंड के लिए कभी कभी ऐसा आता है। मैंने अपना इंटरनेट भी चेंज करवा दिया है, ठीक है, वाईफाई, लेकिन उसके बाद बावजूद ये लैग जा नहीं रहा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जब आए तो आप बोल दिया करो, मैं उसी चीज को रिपीट कर दूंगा, बस उतना सा है। ठीक है, चलिए जो यहाँ देखिए 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ये तो हमें बैलेंस इक्वेशन से पता लगा। और 1 मोल में इनका मास कितना होता है? 12 ग्राम, 32 ग्राम और 44 ग्राम। ये 1 मोल में इनका मास होता है। मोलर मास निकाल लो सीधा सीधा। अब उसने क्या कहा? 1 मोल कार्बन बर्न इन एयर, तो 1 मोल कार्बन बर्न होता है एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड बताओ कितनी निकलेगी? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी 1 मोल निकलेगा और 44 आएगा। क्लियर है? 44 ग्राम। है ना? तो ये तो सीधा पता लग गया। अब दूसरा देखो, 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये है काम की बात। 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन। 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये तो 1 मोल ही इसने दे दिया, तो यहाँ कार्बन दिया इसने 1 मोल, वो तो 1 मोल ही बर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन तो हमें पता है 32 ग्राम यूज होती है बैलेंस्ड इक्वेशन में, जिससे 44 ग्राम क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहां अब आपको ध्यान देना है, कार्बन तो 1 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन है 16 ग्राम, ऑक्सीजन आधी है। तो 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है कितनी चाहिए? 32 ग्राम चाहिए। यस है ना? ये क्लियर है? लेकिन हमें 16 ग्राम दे रखी है, तो हम जरा उल्टा लिखेंगे। तो देखो 32 ग्राम O2 के लिए कार्बन रिक्वायर्ड है 1 मोल। अब 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना रिक्वायर्ड है? 1/32। और 16 ग्राम दिए उसने, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी आएगी? 1/32 इंटू 16, 16 दूना 32, ये आ गया 1/2 मोल। ठीक है, 1/2 मोल हमें कार्बन चाहिए। उसने कार्बन कितना दे रखा है? 1 मोल दे रखा है, हमें चाहिए 1/2, मतलब हमें तो आधा ही कार्बन यूज होने वाला है, आधा मोल कार्बन यूज हो रहा है। तो अब आपके सामने आंसर आ जाएगा कि देखो 1 मोल कार्बन यूज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है? 1 मोल, या फिर कह सकते हैं 44 ग्राम, है ना? तो आधा मोल अगर कार्बन यूज हो रहा है, आधा मोल 1/2 मोल, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, 1 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5, या फिर लिख सकते हैं 22 ग्राम। यस, क्लियर है भाई सबको? ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मोल वाले को मजेदार क्वेश्चन आए नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन का 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम। भाई चाहे 2 मोल बर्न कर लो, चाहे 1 ग्राम मोल बर्न कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कार्बन तो कितना भी ले लो, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के केस में क्या होने वाला है? अब बताओ जरा। 2 मोल कार्बन है, कार्बन हो गया 24 ग्राम, 2 मोल आ गया ना, ठीक है। ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ऑक्सीजन चाहिए कितनी होती है? 32 ग्राम चाहिए होती है अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है। तो कार्बन को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ये निकाल सकते हो सभी, या निकाल के दिखाऊं? सॉल्व करूं क्या? 22 आ रहा है। हाँ भाई, यस यस यस, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अब जरा बैलेंस्ड इक्वेशन से डाटा उठाना है भाई। दोबारा से किसी को नहीं आता कुछ भी, तब भी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्या चाहिए होता है। वो स्टेप्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस हाथ से होगी तभी आंसर आएंगे। देखिए हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ली, बैलेंस्ड इक्वेशन में ग्राम और मोल निकाल लिए। बैलेंस्ड इक्वेशन में उसने क्या दिया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन। उसने क्या दिया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल, 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये हमें पता लग गया। और 12 ग्राम 1 मोल होता है। अब उसने कहा 2 मोल है आपके पास कार्बन, तो 2 मोल का मैं निकाल लूं, 24 ग्राम है मेरे पास कार्बन। और 16 ग्राम उसने क्या दिया? ऑक्सीजन दे दी। और वो पूछ रहा है CO2 जो है वो कितना निकलेगा, ठीक है। तो अब मैं जानता हूं, मुझे जो पता है वो निकालूंगा मैं, कि 12 ग्राम ऑक्सीजन के लिए पहले तो मैं कार्बन के लिए ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल लूं। ऑक्सीजन निकलता 32 ग्राम, मुझे जो चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन में यही लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से आपको डाटा लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना चाहिए होता है। तो 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब आपके पास में कार्बन है कितना? 24 ग्राम। 1 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 डिवाइडेड बाय 12। और 24 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई में 24, ये आ गया 1 2 32 दूना 64 ग्राम। लेकिन आपको ऑक्सीजन उसने सिर्फ 16 ग्राम दी है, यानी ऑक्सीजन दी है कम।
तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम दिया है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब हमें पता है कि कार्बन तो बहुत है हमारे पास, तो सारा कार्बन तो यूज होने वाला नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो अब हम यूनिट में ऑक्सीजन को उठाएंगे कि ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना चाहिए या उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन दी है, होती है 32 ग्राम, मिनिमम चाहिए हमें 1 मोल के लिए। तो 16 ग्राम से कितना कार्बन है, क्योंकि कार्बन तो एक्सेस में है, तो कार्बन को छोड़ दो, जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड उसने पूछ रखी है, ठीक है, बैलेंस में हमें पता, लेकिन वैसे उसने पूछ रखी है। तो 16 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, डायरेक्ट वो निकाल दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 32 ग्राम, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन को मत छोड़ना, पहली लाइन वहीं से आएगी। 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। तो मैं यही लिखने वाला हूं, 32 ग्राम ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो 44 ग्राम प्रोड्यूस होती है, 32 ग्राम से। अब उसके बाद 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगी, 44 डिवाइड बाय 32, और उसने 16 ग्राम दी है ना हमें, तो कि 16 ग्राम ही है आपके पास ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, डायरेक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई में 16, 1 2, और ये आ जा 22 ग्राम। यस, क्लियर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी? यस सर। यस सर। अब देखो उसने क्या कहा था, अब उसने हमें सिर्फ घुमाने के लिए बोला था कि 2 मोल कार्बन है, मतलब 24 ग्राम कार्बन है, बट कार्बन इतना यूज होता ही नहीं, वो तो एक्सेस में है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 16 ग्राम ऑक्सीजन जो कम है वही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि कार्बन तो कितना भी दे दो, उसने 2 मोल दे दिया, 10 मोल, 10 लाख मोल दे दे, क्या फर्क पड़ता है, मिनिमम जो अमाउंट है उतनी ही चीजें बन सकती हैं, लिमिटिंग रिएजेंट यही होता है। यस, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट भी देगा, लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट द अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूस बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट लेसर अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है, अब सुन लिया, अब फॉर्मूला याद कर लो, बात सुना है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं सुना अभी फॉर्मूला याद कर लो, बात खत्म है ना। सोडियम एसीटेट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आपको याद है, एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना। यस सर। अगर इसकी Yes, बेसिक, sir. ये एसिड है, एसिड, ये भी सबको पता है, वीक एसिड है, ये भी सबको पता है। यस, क्लियर है? Yes, sir. चलो इससे ना यस एक, सर। ठीक है, इससे आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। हमारे ना एक अंकल जी थे, और आप लोगों ने एक ना नाना पाटेकर की फिल्म देखी होगी, कमांडो टाइप की पिक्चर थी, उसमें वो सैनिक होता है नाना पाटेकर, ठीक है, तो उसके सैनिक जो होते हैं उनको बहुत भगाता है पहले दिन। वो बहुत पुरानी पिक्चर है, शायद ना देखी हो, आप बच्चे हैं तो ऑब्वियस है, बट अगर किसी ने, हो सकता है मैं भी देख ली हो, सामने आ गया हो कोई सीन, है ना। तिरंगा नहीं है बेटा, एक और पिक्चर है, उसमें वो कमांडो होता है। तिरंगा के अंदर तो ठीक है, वहां भी फौजी होता है, लेकिन यहाँ वो अकेला ही होता है हीरो, मेन हीरो वही होता है लीड में। तो उसके जो सैनिक होते हैं सबको बहुत दौड़ करवाता हो सारा दिन। अगले दिन क्रांतिवीर नहीं, ये भी नहीं है, अगले दिन क्या होता है, जितने भी सैनिक होते हैं ना, एक कहता है सर मेरा कंधा दुख रहा है, एक कहता है मेरा पेट दुख रहा है, एक कहता है मेरी लात दुख रही है ना, एक कहता है मेरी छाती दुख रही है, सारे ऐसे बहाने लगाते हैं उल्टे सीधे। तो वो कहता है ठीक है, जिनका कुछ पेन हो रहा है वो लेफ्ट में चले जाओ, जिनका कोई कुछ पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो राइट में आ जाओ, उनको एक्सरसाइज करवानी है। कहता ठीक है, और जो लेफ्ट में चले जाते हैं जिनको पेन होता है, तो पेट वाले को वो सिरका पिलाता है, सिरका, कहता सिरका पी, और सिरका पी के और दोनों पैर उसके ऊपर टांग देता है, कहता पेट में कुछ गड़बड़ है तो पेट वाला ऊपर से नीचे आ जाएगा। मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, मतलब हाथ पैर हिला के इलाज करता है, मेडिसिन वगैरह नहीं देता वो, है ना। कंधे वाले का कंधा बांध देता है किसी चीज से, ऐसे करके कुछ सीन दिखाता हो। तो हमारे एक अंकल थे, वो भी उसी टाइप के थे कुछ, उनके बच्चों को अगर पेट दर्द हो जाए तो बच्चे बताते नहीं थे कि हमें पेट दर्द है, क्योंकि वो अंकल उनको सिरका पिला देता था। सिरका पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बता देता हूँ, बट बहुत बकबका होता है, उल्टी आती है उससे, पीने में बहुत गंदा सा होता है। तो वो बच्चे बोलते होते थे कि हमारा बापू जो है वो नाना पाटेकर है, उसने वो वाली फिल्म कुछ ज्यादा ही देख रखी है, लाइक दैट। तो यहाँ वैसा ही कुछ सीन है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसका 5% सॉल्यूशन हो, मतलब एसिटिक एसिड है 5% और 95% है वाटर, इसको बोलते हैं सिरका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। सुना है भाई नाम विनेगर? Yes, sir. ये यस सर। अचार में डलता है, विनेगर जो है अचार के अंदर डलता है, पंजेंट स्मेल होती है, थोड़ा सा बकबका होता है टेस्ट के अंदर, अचार में डलता है, लेकिन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सर ये इसे, था 10th में, क्या बेटा? 10th में था सर ये।
10th में था, हाँ हाँ ये 10th में था, आई नो Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो देखिए अब वो जो इतना सा गिलास, आधा गिलास, लगभग आधा गिलास अगर आप सिरका पी लेते हैं, पेट दर्द है तो पेट ठीक हो जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी से बचाने के लिए नहीं, रेंसिडिटी नॉट ओनली पेट दर्द के लिए यूज होता है, आई डोंट नो, अब पूरा तो मेरे को भी नहीं पता है, बट पेट दर्द के लिए जनरल यूज होता है, देसी दवाई है। बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो, खाना वाना नहीं पचा, कुछ और प्रॉब्लम है इस तरह की, तो ये पिकल वाली, हाँ पिकल के लिए पिकल भी बनाया जाता है इससे, ठीक है। 5%, सिर्फ 5%, 100% नहीं। एसिटिक एसिड 5%, 95% पानी, वो विनेगर होता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर बेस मिला दें, एसिड में बेस मिलाओगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, NaOH के साथ अगर इसकी आपने रिएक्शन करवा दी, NaOH से, NaOH से, तो OH और इसका H दोनों बन जाएंगे वाटर, ठीक है। और जो Na बचा वो इसके साथ चिपक जाएगा और ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। Sodium acetate. एसिटिक एसिड से इसका नाम आया सोडियम एसीटेट, एसीटेट आ गया एसिटिक एसिड से। तो एसीटेट आयन के लिए अगर आपको भी पूछ ले तो CH3COO नेगेटिव जो होता है ये होता है एसीटेट आयन। यस, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, इसका रट्टा मारना आपको। रिक्वायर्ड टू 500 ml ऑफ इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट द मास ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml। आपको एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है 500 ml, याद रखना, यानी टोटल सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां मैं जो विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा उसको जरूर समझना, और अपनी नोटबुक में भी वैसे करोगे बहुत आसानी से याद होगा। 500 ml टोटल सॉल्यूशन होना चाहिए, ये इसने बोला है, ठीक है। और सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता रखी है। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, बड़ा एम कितना है 0.375 मोलर। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ अब मेरे को, किस किसने रट्टे मारे थे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वाले फॉर्मूले, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये और बोला था कि याद कर लेना अच्छे से। सर बोलो। एक बार इसका रिकैप दे दीजिए, लास्ट लेक्चर में थे नहीं जो आपने मोलैरिटी वगैरह का। बेटा अभी कोई बात नहीं, वो क्वेश्चंस में आ जाएगा, जो फॉर्मूला सामने आया अभी याद कीजिए, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले थे, सर है ना, तो वो सॉल्यूट बोलो बेटा अमन। सर सॉल्यूट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या, सोल्यूट लेगा नमक डिवाइड बाय 1 लीटर, Number of नमक बाय, अब नमक कितना, हाउ मच, अमन बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो कितना बताओ कितना नमक कितना डालोगे, सोल्यूट कितना डालोगे, याद है कुछ, किसी और को बताया? नवल ने सही आंसर दिया है चैट बॉक्स में, हाँ मुस्कान सही बोल रही है, नंबर ऑफ मोल। यहां देखो बेटा, मोल, मोल पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल किसके होते हैं, सोल्यूट के होते हैं। मोल पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। यस, क्लियर है सबको, मोलैरिटी क्या होता है? इसको बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया भाई? साम्यक बेटा आपको भी क्लियर है ना, जो फॉर्मूला आ रहा है अभी याद कीजिए, ठीक है। और बाकी के फॉर्मूले आप मतलब प्रीवियस वाला लेक्चर या फिर प्रीवियस वाले आप पीडीएफ देख सकते हैं, वहां पर आ जाएंगे आपको। तो देखिए मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो मतलब ये इसने दिया है भाई, ये है मोल, किस चीज का मोल होगा, ये साल्ट का मोल होगा, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बात आपको पहले से दी है, तो इसको मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, लीटर के एमएल तो बन सकते हैं, 1000 होते हैं, 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन, इसके अंदर आपके पास मोल कितने दिए हुए हैं सोल्यूट के, 0.375। क्लियर है? मोल सोल्यूट, सोल्यूट मतलब एसिटिक सोडियम एसिटेट के मोल दे रखे हैं। हाँ भाई क्लियर है ये? Yes, sir. मोलर मास दिखा रखा है इसने, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का मास बताना है आपको, टोटल सोडियम एसिटेट का मास बताना है। तो कैसे सोडियम एसिटेट का, वैसे तो हमें कितना आएगा वो डायरेक्ट ही आ जाएगा, बट हम मास की जगह मोलैरिटी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल होंगे, डिवाइड कर दूं, समझ में आ रहा है? 1000 से डिवाइड हो गया, 1000 ml सॉल्यूशन में इतने मोल होते हैं, 1 ml में इतने मोल होंगे एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट के, और 500 ml इसने बोला था ना, 500 ml ये अपने पास टोटल सॉल्यूशन, तो 500 ml, ये देखो नीचे मैंने दिखा रखा है, ये 500 ml, तो 500 ml में कितने मोल होंगे एसिटिक एसिड के, पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 500, कितना आ गया, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये आ गया 0.375 डिवाइडेड बाय 2। करो भाई फटाफट इसको डिवाइड, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 0.5 ऐसा कुछ।
सीधा ही 5 आ जाएगा, जीरो करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है 1875, ये 3750 था, 1875 आ जाएगा। इतने मोल मतलब क्या हुआ? अब मैंने जो विजुअलाइजेशन किया था वो देखो, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सोडियम एसीटेट कितना है? 0.1875 मोल। हाँ भाई ये बात क्लियर हो गई? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? किसी नो को समझ सर। में नहीं आ गई? ठीक है तो सर देखिए, क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें लिखा है 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है। मोलर एक्वा सॉल्यूशन से हमें ये बता रखा है कि जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल है, या मोलैरिटी बता रखी है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही मोलैरिटी होता है, उसने मोलैरिटी बता रखी है 0.375 मोलर, इतने मोल का एक्वस सॉल्यूशन है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मोल पर लीटर, वही मोलैरिटी बोल रहा है वो। क्लियर है? सर आप ऐसे 2 को डिवाइड करा है तो इसने मोलैरिटी 500 मिल के दे रखी है। देखो मैंने मोलैरिटी का दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल है। उसने बताया 1 लीटर में 0.375 मोल है, लेकिन वो कह रहा है आपके पास सॉल्यूशन तो 500 ml ही दिया मैंने, उसमें से उसने आधा दिया आपको, आधा दिया तो मोल भी तो आधे मिलेंगे ना। यस सर। सिंपल तरीके से तो ऐसे सर निकालते बट हैं बट। इसमें सर हाँ सर बोलो इस क्वेश्चन में कहाँ बोला है मतलब कि 1 लीटर में दे रखा है? बेटा, मोलर का मतलब, अरे यही तो बताया मैंने, ये चीज आप फिर से मिस कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, है ना। देखो ध्यान से, ये जो इसने कहा है ना, इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इस लाइन का मतलब ही ये है कि 1 लीटर में, ये मोलैरिटी दे रखी, एम दे रखा है बेटा, मैंने यही तो बोला। ये देखो ये जो लिखा मैंने, यही तो बोला था कि इस लाइन का मतलब, ये जो 4 वर्ड दे रखे हैं, इन चारों का मतलब ये है कि ये मोलैरिटी है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इसने बोला है कि पानी के अंदर इतने मोल, मोलर वाला सॉल्यूशन है, इतने मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मोल पर लीटर, मोलर वर्ड में मोल पर लीटर एम्बेडेड है, इंक्लूडेड है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, बताना कुछ और होता है, इसको ऐसे लगा लो। मैंने आपको तभी मैंने बोला ना, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगी ये चीजें इनबिल्ट होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में अलग, क्वेश्चन कोई अलग तरीके से नहीं पूछता, क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन वर्ड डाल देता है और वो दिमाग खराब कर देते हैं, वो समझ में ही नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, 50% आंसर आपके पास आ गया, बाकी का 50% आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सिंपल बताता हूं मैं आपको, मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि सपोज दैट, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। राजू ने अमन को 100 रुपए 2% की, 2% पर, रेट तो मैं वर्ड ही नहीं बोलूंगा, 2% पर 1 मंथ के लिए दिए, 2% पर एनम, पर 2% पर एनम, मैं रेट वर्ड नहीं बोलूंगा। पता है आपको, ये तो आपने क्वेश्चन किए होंगे कि मान लीजिए राजू ने 100 रुपए, ठीक है, अमन को दे दिए, अमन को दे दिए, और वो बोल रहा है कि 2% पर एनम, ANNUM, एनम। अब मैंने रेट वर्ड यूज नहीं किया, 2% पर एनम पर 100 रुपए राजू को दे दिए। 1 मंथ का, 1 मंथ का गेन बताओ राजू का, गेन। अब मैंने यहां इंटरेस्ट वर्ड भी नहीं बोला, तो आप इंटरेस्ट निकालोगे क्या? मैंने तो बोला ही नहीं इंटरेस्ट वर्ड, समझ गए मेरी बात? 1.6। क्या बेटा? 2 रुपए, नवल ने गलत आंसर दिया है, ये आंसर ही गलत है, कोई बता 1.6 सकता? रुपीज। 1.6 1/6 क्या आंसर निकाल रहे हो क्या रुपीज। इसका? यस। रुपीज, पता नहीं, वो तो निकाल के पता लगेगा। ठीक है, ये आंसर गलत है। देखो अब इसके अंदर मैं, मेरा कहने का मतलब समझिए, ये जनरल एग्जांपल है, मैंने बोला 2% पर एनम, यानी 1 साल का 2%, 100 रुपए पर 2% पड़ता है। मैंने तो 1 महीने का ब्याज पूछा है, तो पहले तो इसको 12 से डिवाइड करो, तब 1 महीने का रेट निकलेगा। 1/6 नहीं आएगा बेटा, 12 से डिवाइड कर, हाँ फिर 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ गया आपके पास रेट। ठीक है, अब 1/6% रेट है आपका, और 100 रुपीज के ऊपर है। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा आंसर। 1/6 टाइम 1 मंथ है तो 1/6 आ गया। ठीक है, 1/6 रुपीज आ गया, ये आया आपका रेट। तो गेन कितना हुआ? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही गेन है। अगर मैं पूछूं कि उसका टोटल, उसको कितने रुपए मिलेंगे 1 महीने बाद राजू को, समझ में आया?
तो टोटल कितने मिलेंगे, तो हम बोलेंगे 100 प्लस 1/6 रुपीज मिलेंगे। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आई, ये तो आती होगी। तो क्या वो बोलता था कि रेट इतना है? वो कभी नहीं बोलता था आपके क्वेश्चंस में कि रेट इतना। कोई शुरू वाले क्वेश्चंस में रेट पूछता था, यहां पर भी इतने मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मोलर का मतलब मोलैरिटी है, इनबिल्ट है, ये समझ रहे हो, कहने का तरीका है। और वो आपको याद करना होगा कि मोलैरिटी वो वर्ड यूज नहीं करेगा, मोलर पर एक्वा सॉल्यूशन बोल सकता है और वो सही होगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, ठीक है। sir. अभी किसी को डाउट है इस बात पे कि यहाँ पे मोलर वाला क्यों लिखा है और वहां मोलैरिटी कैसे दे रखी है? मैंने इसको मोलैरिटी कैसे मान लिया? ये मोलैरिटी ही दे रखी है, मैंने माना नहीं है, ये दे रखी है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मोलर मास। तो देखो अब आगे अपने पास मोल आ गए, 500 ml में मोल तो निकाल लिए, बट उसने तो बोला मास निकालो। तो भाई एक मोल में एसिटिक एसिड में कितना मास होता है बताओ जरा? CH3COONA, क्या क्या जुड़ेगा? कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस फिर से कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन है 16 और 16, 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस 23, कितना आया टोटल? 12 दूना 24, 25 26 27 28 29, और 29 बन गया, एक इधर से ले लिया 30 30 60 70 80 2 82, 82। यस इट इज 82, 82 ग्राम पर मोल। एक मोल में 82 ग्राम होते हैं एसिटिक सोडियम एसीटेट के, एक मोल में 82 ग्राम होते हैं। ये सब पीरियोडिक टेबल से आएगा, एक मोल में 82 ग्राम। तो बताओ मेरे को 0.1875 मोल में कितने ग्राम? 1 रुपए में 2 पेंसिल, 3 रुपए में कितनी पेंसिल? यही वैसा ही है। या फिर आप वो मोल वाला टेबल यूज कर सकते हो, मोल को एरो इधर उधर लेफ्ट राइट किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको वो करना है। देखो मोल दे रखा है और मास निकालना है, मोल दिया है मास निकालना है, क्या करें? मोल को मोलर मास से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो मास निकलता है, मास को अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल निकलते हैं। आपको मोल दे रखे हैं और मास निकालना है। क्या करेंगे? किसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई बता दो Number अपने। of moles into molar mass equals to mole mass. मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से। अगर ये चीज समझ में ना आए तो यहां से भी कर सकते हो, देख लो। 82 ग्राम में वन मोल में सीधा लिखेंगे, 1 मोल के अंदर होते हैं 82 ग्राम। और पॉइंट अब सीधा ही आ गया, 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 है। तो सीधा सीधा 82 मल्टीप्लाई में 0.1875 आ जाएगा, बस सीधा मल्टीप्लाई होएगा। यस राइट, ठीक है भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? वो तो समझ नहीं आया। नहीं आया? देखो 82 ग्राम पर मोल दे रखा है, हाँ ये हमें पता है, इसका मोलर मास निकाला हमने। कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास निकाल लिया, कितना बना? 82 ग्राम पर मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास। एक मोल में 82 ग्राम होते हैं, आपको मोल दे रखे हैं, सोचिए जरा। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, मतलब 10वीं क्लास तक आपको यूनिटरी मेथड यूज नहीं करने आते थे, है ना? ऐसा कुछ वेरी बैड। यूनिटरी मेथड तो यूज करने आने चाहिए ना, कि एक मोल ऐसा कुछ दिया हो। देखो उसने बोला 82 ग्राम में पर मोल, ये है मोलर मास इसका। तो मैं लिख सकता हूं कि एक मोल के अंदर, एक मोल क्या है वो? CH3COONA, उसके अंदर 82 ग्राम होते हैं एक मोल में। और उसने बोला है 0.1875 मोल हैं 500 ml में, आधा लीटर में इतने मोल है ये सोडियम एसिटेट। तो भाई सीधी सी बात है, इतने मोल में कितने ग्राम हो गए, यही तो निकालना है, 0.1875। 1 की वैल्यू निकालने के बाद अगर आपको 1 की वैल्यू पता है तो जितना भी ऊपर नीचे निकालना हो सीधा मल्टीप्लाई होती है। तो 82 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 0.1875 से, और ये क्या आ जाएगा? ये ग्राम आ जाएगा टोटल। अब आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? चलो मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ, इसका आंसर बताना भी जरा क्या आएगा। एक मैं निकाल ही लेता हूँ, है ना? 82 मल्टीप्लाई में 0.1875, ठीक है, आंसर आता 15.375, 15.375 ग्राम होंगे। ये निकल गया। अब मैं इसी का सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जिनको समझ में नहीं आया था वो अब सोचना कि आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आया था। आप लोग बहुत चीजों को अदरवाइज लेते हो या फिर बहुत हल्के में ले लेते हो, ठीक है? 2 रुपए में आती है एक पेंसिल, 2 रुपए पर पेंसिल, प्राइस दे रखा आपको 2 रुपीज पर पेंसिल।
प्राइस है पेंसिल का 2 रुपीज पर पेंसिल, और मैं आपसे पूछ लूं कि 0.1875 पेंसिल का रेट क्या होगा, यही तो पूछा। क्या फर्क है ऊपर वाले और इसमें? एक पेंसिल का रेट दे रखा है और 0.1875 पेंसिल का रेट पूछा है। समझ में आया ये बात मेरी किसी को? यस सर। ऐसे ही Yes, तो वर्क sir. किया है मैंने, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल वाली कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, पॉइंटों में होगी, तो आपका दिमाग घूम गया। मैं सीधा पूछता ना, 2 रुपए में एक पेंसिल आती है, 2 पेंसिल का रेट बताओ, सीधा बोलोगे 4 सर 4, क्योंकि कैलकुलेशन सीधी करते हो, बट वो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, किसको किससे करना, ये आपको, आपका दिमाग घूम जाता है। जो पॉइंटों में आंसर आ जाए, 2 रुपए की जगह पर मैं लिख दूं कि 1 पॉइंट, मान लो कि मैं लिख देता हूं कि उसको 82 रुपीज में एक पेंसिल, ऊपर वाली सिचुएशन ले लूं, 82 रुपीज में एक पेंसिल आती है, ये लो, इस सिचुएशन को सीधा ये कर देता हूं, 82 रुपीज में एक पेंसिल है, ठीक है। अब बताओ इतनी पेंसिल का रेट क्या होगा? तो ऊपर वाला ही समय बेटा, पेंसिल की जगह पर तो हमने कर दिया ग्राम, और रुपीज की जगह ग्राम कर दिया, पेंसिल की जगह मोल कर दिया, बस इतना ही तो किया है, सीधा सीधा वही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, दिशा ने हैंड रेज कर रखा है, बेटा दिशा बोलो क्या क्वेरी है आपकी? यस, कोई क्वेरी नहीं है, ठीक, समझ में आ गया भाई, ये सेम चीज है और कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। यस Yes, बेटा, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये सारे, सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, मैंने इसको थोड़ा इजी करके दिया है। सॉल्यूशन नीचे बुक में भी लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से मैं अपने स्टाइल से करता हूँ, नीचे बुक में इनके स्टाइल से है, चॉइस इज योर्स, कोई भी उठा सकते हैं, मेरे वाले स्टाइल से भी आपको समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको अब रब कर दूंगा, मिटो दूंगा, इसके ऊपर ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अगर आपको ये सॉल्यूशंस दोबारा से मेरे तरीके से देखने हैं तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स में सीधा आपके पास क्वेश्चंस पहुंचेंगे। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. ठीक है, पहले लेसन के पूरे क्वेश्चंस भेज दूंगा, इस ये मैंने पूरी बुक की पीडीएफ सीधा आपकी स्क्रीन पे डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बट मैं सिर्फ पहले लेसन के क्वेश्चंस ही भेजूंगा एनसीईआरटी वाले। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द पर मोल लीटर इन ए सैंपल। देखो ये क्या बोला, नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो अब देखो इसने फॉर्मूला दे दिया मोल पर लीटर, क्या होता है मोल पर लीटर? मोलैरिटी, Molarity. मोलैरिटी निकालनी है, कंसंट्रेशन। अब और मैंने एक चीज बोली थी सबको, अगर वो कंसंट्रेशन कहता है तो इसका मतलब मोलैरिटी की बात कर रहा है, बस बात ही खत्म। तो कंसंट्रेशन भी बोल दिया, मोलैरिटी बोल दिया, दो दो चीजें बोल दी, तो मतलब मोलैरिटी निकालनी है, पहली बात तो ये है। इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, अगर डेंसिटी दे रखी है, देखिएगा जरा, मैंने बाकी को रब कर दिया, मोल पर लीटर ये अपने को फाइंड करना है, डेंसिटी उसने दे रखी है, द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69, और मास परसेंट दिया है नाइट्रिक एसिड का 69%। मास परसेंट का मतलब क्या होता है? मास बाय मास। 69 ग्राम अगर मास है नाइट्रिक एसिड का, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। और सॉल्यूशन में अगर आपको सोलवेंट ना दिया हो तो मतलब पानी है वो, एक्वस कह दे तो पानी, एक्वा कह दे तो पानी, हाइड्रा कह दे तो पानी, कुछ ना कहे तो पानी, अगर कुछ और दिया हो तो फिर पानी नहीं है, तो फिर वही है। यस, क्लियर है सबको? सर। है ना? तो चलो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं ना, इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूलों का हेर फेर करना, बाकी कोई कहानी मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखो इसने दिया क्या है, पहले उसको लिख लो, बात ही खत्म, और फाइंड क्या करना है उसको लिख लो, बस आंसर आ जाएगा, बाकी बीच की कड़ी हम जोड़ देंगे, है ना, सिंपल मेथड। तो देखो भाई क्या दिया है इसने, ये इसने दिया है गिवन के अंदर, ठीक है, गिवन के अंदर इसने दे रखा है मास परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला निकाल लेता हूं मैं, तो मास परसेंट क्या होता है, इसने 69% दिया है, इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। 69 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, और इतने ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है टोटल जिसके अंदर पानी है। तो बताओ भाई 69 ग्राम अगर HNO3 है, एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, तो पानी कितना है? 31 ग्राम, ठीक है। इस बात पे किसी को Yes, डाउट है sir. क्या? No, sir. ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, मास परसेंट का मतलब यही था, सीधी बात।
ऐसा नहीं कि मास परसेंट दिया है सर हमने लिख लिया मास परसेंट 69%, उसको एक्सपेंड करके लिखिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक्सपेंड करने से अपने आप सोल्व हो जाती हैं। इवन मैं आज भी ऐसे ही सोल्व करता हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन बच्चे अपने आप में कई बार मैंने देखा वो 1.5 शाणे बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हम समझदार से ज्यादा समझदार हैं, और वो लोग ना सीधा ऊपर से देख के मास परसेंट दिया, ठीक है परसेंट दिया, बात खत्म, वही लिख के छोड़ देते हैं। उसको एक्सपेंड नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, अंदर जब तक नहीं घुसोगे बाहर का नहीं पता लगेगा। बुक नहीं खोलोगे तो अंदर क्या लिखा कैसे पता लगेगा, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, दुनिया भर की आपको नॉलेज पता है, लेकिन मैं आपको एक बुक देता हूं, इतनी मोटी बुक, जिसके अंदर एक पेज पर एक वर्ड लिखा हुआ है, बिना खोले वो वर्ड बता सकते हो आप? आपको दुनिया भर की नॉलेज है, इंटरनेट भी यूज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने कुछ लिखा है तो आप बिना उस बुक को ओपन किए नहीं बता सकते। क्लियर है ये बात ना? वैसा ही यहाँ है, सोच लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी चाहे कुछ भी कर लो, गूगल कुछ नहीं है। याद रखना, अपने हाथ में जो पैसा है ना, मेरे पास 100 रुपए का नोट है तो ये मेरे हैं, मैं इसे यूज कर सकता हूँ, भले मैंने आपसे उधार लिए हैं, लेकिन वो मेरे पास है फिलहाल, मेरी जेब में रखा हुआ पैसा मेरे काम आता है, मेरे दिमाग में रखी हुई नॉलेज मेरे काम आती है। आपके साथ भी वैसा ही है, आपकी जेब में पैसा और आपके दिमाग में जो नॉलेज है वही काम आती है, गूगल वाली नॉलेज काम नहीं आती बेटा टाइम पे। इसको ऐसे लगा लो, मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर या इंजीनियर जो भी लगा लो आप, एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, उसके पास एक हार्ट पेशेंट आ गया, हार्ट का अटैक हुआ उसे जबरदस्त वाला, ठीक है। तो हार्ट के अटैक के लिए ना तुरंत तुरंत रिलीफ देने के लिए एक टीका लगता है सिरेंज से, ठीक है। इतनी लंबी सिरेंज होती है उस टीके की, इतनी लंबी, मेरी उंगली से भी बड़ी होती है, ठीक है, इतनी लंबी सिरेंज होती है उस टीके की, और वो सीधा हार्ट में लगता है। हार्ट हमारी तीसरी पसली से छठी पसली के बीच में होता है हार्ट। हमारी जो ये पंच होता है हमारा, इस पंच के साइज का हार्ट होता है, मुख का इसके साइज का हार्ट होता है हर इंसान का। कोई बड़ा इंसान है तो उसका मुख का भी बड़ा बनेगा, यू नो इट वेरी वेल। अप्रोक्सीमेट साइज है, इसका मतलब नहीं कि ऐसा ही होगा, तो हो सकता है छोटा भी हो, ठीक है, जनरली, लेकिन उस साइज का होता है, जनरल बातें बोल रहा हूँ। तीसरी से छठी पसली के बीच में हार्ट होता है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी 2-3 जगह पर वो सुई मार सकता है, और वो उस सुई को उसके अंदर घुसाता है और टीका लगाता है। 2 रुपए की दवाई है वो, 2 रुपए की ओनली, और उस टीके के लगाने के 10,000, 20,000, 30,000 रुपए भी उस टीके को लगाने के लिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के हैंड की प्रैक्टिस है। अब मान लो उस दवाई का नाम, 2 रुपए की दवाई है सिर्फ, उस दवाई का नाम डॉक्टर भूल गया, गूगल करेगा? गूगल में आप लिख के अभी सर्च करके देख लो कौन सी दवाई है जो हार्ट के अंदर डायरेक्ट लगाई जाती है, गूगल को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको कीवर्ड ही नहीं पता होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? बुक खोलेगा, अभी देखता हूं, उसके सामने रैक पे दवाइयां पड़ी हैं, बट उसे पता ही नहीं है। गूगल करके अगर ऐसा करे तो फिर डॉक्टर तो मैं भी हूं, मेरे पास भी इलाज करवा लो, सब मर जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि मैं तो गूगल करके पहले आंसर निकालूंगा कि क्या करूं, बीपी बढ़ गया कौन सी गोली दूं, बीपी कम हो गया कौन सी गोली दूं, है ना, सबको टपका दूंगा इतने में। किसी का सिर का ऑपरेशन करना है, मुझे नहीं पता कैसे खोलते हैं, मैं हथौड़ा लूंगा सिर पे मारूंगा, धड़ खुल गया, चलो अब ठीक है। समझ रहे हो ना बात? तो गूगल आंसर Yes, नहीं sir. देगा, मौके पर गूगल आंसर नहीं देगा, मौके पर आपके दिमाग की नॉलेज आपके काम आएगी। इसलिए कहते हैं याद करो, याद करो, याद करो। गूगल हेल्प कर सकता है, पर इतनी नहीं कि जितनी आप सोचते हो। 100% हेल्प तो गूगल भी, कुछ दुनिया में कोई नहीं कर सकता बेटा, डिस्कशन से हेल्प होती है। आप मुझसे पूछोगे मैं भी बता दूंगा कुछ ना कुछ, तो वो भी गलत आंसर देता है, हाँ वो भी गलत आंसर, मैक्सिमम टाइम तो नहीं, कभी कभार गलत आंसर देता है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप उसको अच्छे से अपना क्वेश्चन डिफाइन नहीं कर पाते, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीजें, गूगल पर सब कुछ नहीं मिलता, ये रियलिटी है। मेरे मामा का चाचा का नाम ना गूगल नहीं बता सकता। व्हाट्स द नेम ऑफ द अंकल ऑफ मंजीत भारद्वाज, ही डोंट नो। समझ गए ना? गूगल मेरा नाम भी नहीं बता सकता, मैं गूगल पर मिलूंगा नहीं। छोटे लोग हैं अपन, अपन गूगल पे क्या करेंगे, है ना, तो वही चीज। हाँ, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो वो नहीं बताता, बिल्कुल बिल्कुल, हार्ड क्वेश्चंस के आंसर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं एडवांस में आते हैं, वो गूगल को पता ही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें, तो ये आप समझ गए होगे। तो देखो भाई, इतना इतना ग्राम उसने दे रखा है, ये आ गया मास परसेंट, सीधी सी बात। अब वो कह रहा है डेंसिटी दी उसने, तो डेंसिटी लिखते हैं बेटा, अपना क्वेश्चन करते हैं। डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी क्या है? 1.41, ठीक है, 41 ग्राम पर ml। 1 ml सॉल्यूशन का मास लगभग 1.5 ग्राम होता है। मैंने बताया था पानी की डेंसिटी हमेशा 1 होती है, उसके 1 ml में 1 ग्राम मिलेगा, ठीक है। 1 kg और 1 लीटर बराबर होंगे पानी के केस में, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर नाइट्रिक एसिड मिला, और ये 1 पॉइंट लगभग 5 मान लो इसको, 1.5 ग्राम का मतलब, अगर आप 1 किलो पानी लेते, 1 किलो सॉल्यूशन ले रहे हो ना, 1 किलो, तो 1 किलो में
सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ये 1.4 kg मिलेगा, 1.5 किलो के बराबर। समझ गए ना बेटा डेंसिटी का मतलब? ये क्लियर है सबको? मतलब इसका मास ज्यादा है, लीटर कम है, मास ज्यादा है। ठीक है, जैसे लोहे का मास लीटर कम होते हैं, मास ज्यादा है ना। अब आगे देखते हैं Yes, sir. डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी देखिए, और पूछा क्या है, मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी निकालनी है। तो भाई सिंपल, अब मैं ये लिख देता हूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसको बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब HNO3, इसी को पानी में डिजोल्व कर रखा है, डिवाइड बाय सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो मोल ऑफ HNO3 निकालो भाई, कितने हैं अपने पास? HNO3 का गिवन मास दे रखा है, ये रहा गिवन मास, इसके मोल निकाल लें। HNO3 का मोलर मास कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 16 दूना 32, 16 3 48, 48। टोटल कितना आ गया? 49, 15 लगा लो, 49 और ये एक गया, 50 हो गया, 63 ग्राम पर मोल। हाँ भाई, क्लियर है ये सबको? HNO3 Yes, का sir. मोलर मास समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल से देखो, सीधी सी बात ये है, मोलर मास ग्राम पर लीटर होता है। तो भाई मुझे पता है कि एक मोल में 63 ग्राम होते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 निकाल रहा हूं मैं, यहां पर निकाल रहा हूं दूसरी साइड, नंबर ऑफ मोल। क्योंकि क्यों निकाल रहा हूं? मुझे चाहिए यहाँ पे HNO3 के मोल, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 क्या होता है? गिवन मास 69 ग्राम, मोलर मास 63 ग्राम, बन गए मोल। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या लिखूं? 69 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई में 1 लीटर सॉल्यूशन। अब सिर्फ मेरे को 1 लीटर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करना है ना, सर लेकिन मेरे पास 1 सर लीटर। इसमें हाँ 69 बेटा, सर इसमें 69 ग्राम मतलब गिवन कहाँ पर है? ऊपर दिया है, देखो गिवन मैंने तो नहीं ऊपर लिखा देखा नहीं हुआ? गिवन परसेंटेज में नहीं दे रखा आपको? सर, ये कैसा है? 69%। तो शुरू में आपको ये समझ में आ गया था ये ये सर गिवन? दे रखा है ये मैंने लिखा। हाँ, ये समझ में सर, आया था क्या, लेकिन ये वाला? यहाँ पर 69 ये सर मान लो। आ गया? 69% दे रखा है, हम्म परसेंट का मतलब होता है 69 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा 69 ग्राम है HNO3, 31 ग्राम है वाटर, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है। क्लियर है? समझ में आया? ये तो क्लियर हो गया अब। ओके Yes, सर। sir. ठीक है, यस तो सर। अब देखो जरा। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अपने पास टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, जिसके अंदर 31 ग्राम जो है वो पानी है। अब मुझे इस ग्राम को क्या बनाना है? ml में बनाना है। तो यहां पर देखो डेंसिटी का यूज करेंगे, डेंसिटी दे रखी है ना, तो डेंसिटी को यूज करने वाले। अब तो डेंसिटी देखो क्या है, 1.41 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर कितना होता है? 1 ml होता है डेंसिटी में। और 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ml होगा? 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, 1.41 ml। और उसने दिया कितना? 100 ml, 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है ऊपर। देखो ऊपर लिखा हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये रहा 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन। हालांकि मैंने पानी को अलग से निकाल दिया था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो कोई जरूरत नहीं है 31 ग्राम की। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.41 मल्टीप्लाई में 100। ये 100 का 100 ऊपर आ जाएगा, तो डिवाइड करो भाई, इसको कितना आएगा देखिए जरा, 100 डिवाइडेड बाय 1.41, ठीक है, ये आता है 70.92 समथिंग। ठीक है, लीटर बना सकते हो? यस। तो यहां देखिए मैं क्या करने वाला हूं, 69 डिवाइडेड बाय 63, ये तो आगे नंबर ऑफ मोल, और मेरे को ml में सॉल्यूशन मिल गया, मेरे को 70.92 ml है, डिवाइड कर दूं 1000 से, लीटर हो गया, आंसर निकाल लो, बस बात खत्म। दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ भाई, क्लियर है सबको? मोलैरिटी समझ में आई? डेंसिटी का यूज समझ में आया? Yes, जल्दी sir. बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर भी निकाल लें जरा, आंसर निकालते हैं। कितना निकलेगा? 6900, 6900 नहीं 1000 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई में 70.92,
92 कितना आएगा भाई? कुछ ज्यादा ही आएगा। गलत आ रहा है क्या? आंसर कितना आ रहा है, निकाला किसी ने? सर 15.44 कितना आएगा? नीचे 1000 आएगा। आंसर मेरे को सही नहीं लग रहा है। एग्जाम में हमें इससे पूरा डिवाइड करना, हाँ एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा, एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर मोल Definitely. निकालने के लिए फिर 69 को मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 69 को मल्टीप्लाई करेंगे? अरे मोल तो सर, निकाल लिया ना हमने, सर गिवन मास बाय 63 मोलर से। मास। हाँ 63 से डिवाइड करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। रुको इसको पूरा कैलकुलेट करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। किसी और ने कैलकुलेट किया क्या? सर 69 डिवाइड बाय 15.44 आ रहा है। 63 ये आता है 1.095, तो ये आएगा 1.095 मोल, मल्टीप्लाई में 1000 आएगा, डिवाइड के अंदर आएगा 70.92। ठीक है, अब जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 से 1000 कट जाएगा, सीधी सी बात। 1095 डिवाइडेड बाय आएगा 70.92। हाँ भाई आया किसी का आंसर? 1095 डिवाइडेड बाय 70.92। कोई दूसरा बच्चा कैलकुलेट ही नहीं कर रहा? 15.43 आएगा। सर 44 4, अरे ठीक है 4 लगा लो बेटा, एक ही बात है। अप्रोक्स, ये लो अप्रोक्स लगा दिया, अब सही है? ठीक है, यस क्लियर है ये सबको? कैलकुलेशन कर दी मैंने, पहले पता नहीं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन शायद मैं गलत तरीके से कर रहा था तो गलत आ रही थी। ठीक है, दैट्स इट, रीचेक कर लिया, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ठीक है, तो भाई ये आपके पास आंसर आ गया। वैसे इसके आंसर नेक्स्ट शीट पे वैसे भी आंसर दे रखा होगा, ये लो नेक्स्ट शीट पे इन्होंने आंसर दे रखा होगा। कितना आया आंसर? सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये रहा, देखो 439 आ रहा है, 44 कह सकते हैं। यस राइट नवल बेटा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस मोल पर लीटर नोन एज द मोलैरिटी, इसको मोलैरिटी कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ ये लास्ट में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब जरा क्या है। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट के आसपास पड़े हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन ही करवाऊंगा और नहीं करवाता। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हाँ भाई बड़ा आसान है, ये तो परसेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आपके पास CuSO4 है। ठीक है, कितना? 100 ग्राम। ठीक है, इसमें सारी चीजें 100 ग्राम है कॉपर सल्फेट में। कॉपर कितना निकाल सकते हो? तो इसका मोलर मास निकालें सबसे पहले। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? कोई सर्च करेगा पीरियोडिक टेबल में कॉपर का एटॉमिक मास? कॉपर का 63.5 होता है। देखो क्लोरीन है एक, उसका होता है 35.5, एक कॉपर होता है 63.5। इनको याद रखिएगा, 0.5 लगता है जनरली, बाकी के होल नंबर में होते हैं। एक अद्धा और मिल जाएगा जो 0.5 होगा, बाकी सभी हम होल नंबर में ले सकते हैं। ठीक है, ये कॉपर का है। सल्फर का कितना होता है? 32। ठीक है, और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन लगी हुई है तो 64 सीधा लगा देते हैं, है ना। 16 चौके 64, टोटल सबका जोड़ दो, कॉपर सल्फेट का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.5 और 9.5 3 2 5 4 9 6 2 12 3 15, 159.5 आ गया। ठीक है, 159.5 जो है ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का मोलर मास आ गया। अब आपको करना क्या है? कॉपर निकालना है, टोटल मोलर मास मतलब इतना ग्राम। अगर सिंपल सी बात है कि इतने ग्राम पर मोल, वैसे तो इसका मोलर मास होता है, मतलब इतने ग्राम अगर कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर कितना है उसमें? 63 ग्राम है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने कॉपर कैलकुलेट करने के लिए ना कैलकुलेट द कॉपर, तो देखो 1 ग्राम के लिए और 100 ग्राम के लिए वही सेम टू सेम फॉर्मूला किया है। तो यानी कि 159.5 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है, देन कॉपर कितना है? 63.5 ग्राम कॉपर है। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कॉपर कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5। और अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दे रखा है, उसने कॉपर सल्फेट 100 ग्राम दिया था, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 मल्टीप्लाई में 100। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यही ऊपर यहां दे रखा है, ये यस देख लो, सर
सेम टू सेम कैलकुलेशन है, इसका मेथड मेरे जैसा ही है, जो मैंने किया वही ये कर रहा है, ठीक है। सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, आप अपने स्टाइल से भी कर सकते हो। दैट्स इट, इतने काफी हैं, या कोई अगले वाला देखें। Determine the molecular formula of the oxide of the iron which the mass percent of the इतना इतना respectively give then the this, ठीक है। तो देखो अब ध्यान देने वाली बात ये है, टोटल हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 1.5 आवर के अंदर। मैं आपको बोलता हूँ हर रोज एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अभी 1.5 आवर हुआ भी नहीं है, ठीक है। हमने 10 मिनट, आपको पता है कि लेक्चर आपकी जनरल क्वेरीज की वजह से लेट शुरू किया था, 10 मिनट वो निकाल लो, और 6:30 बजे शुरू हुआ था, 7:30 8, तो मतलब 1.5 घंटा 15 मिनट, ये 25 मिनट अभी, मतलब हमने 1 घंटा 5 मिनट का लेक्चर अभी तक कवर किया है। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट में 7 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, और वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ बच्चों ने दोबारा पूछा तो मैंने दोबारा से बताया, फिर से कैलकुलेशन भी खुद कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, बड़े आराम से, बहुत ज्यादा कुछ देखा भी नहीं हमने, बस थोड़ी सी कैलकुलेटर की हेल्प ली, तो मतलब मान सकते हो आप 5 मिनट कैलकुलेटर की हेल्प के लगा लीजिए, तो आपका 1 घंटे में 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, और मैं तो आपसे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं, और बोल रहा हूं हर रोज एक सब्जेक्ट का 1 से 1.5 घंटा लगेगा सोल्व करने में, हर रोज हर सब्जेक्ट पर 1 से 1.5 घंटा लगाइए। एनसीईआरटी की ये वाली बुकलेट, पूरी बुकलेट शेयर करूं या सिर्फ इस लेसन की करूं या सिर्फ 7 क्वेश्चन की करूं, बताओ। ये सारे सॉल्यूशंस हैं, एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। हाँ बेटा जल्दी बोलिए। सर पूरे चैप्टर। पूरा चैप्टर या पूरी बुक? ये बुक है मेरे पास पूरी, 148 पेजेस हैं, पहला पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है इसका। पूरा चैप्टर भेज दूं? सर पूरी बुक सेंड कर चलो दो। बुक भेज देता हूँ, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन मत लो, पूरी बुक आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के, हाँ बुक पूरी बुकलेट भेज दूंगा बेटा, तो इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन कर लिए, हर रोज 5 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, हर कीमत पर करने हैं। कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, स्किप कर दो, अगला क्वेश्चन उठा लो, वो भी नहीं हो रहा, स्किप, पर 5 तो करने ही करने हैं, हर कीमत पर, हर रोज, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें कितने टोटल क्वेश्चन है, चलो हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। उससे पहले चलो मैं एक बार ठीक है देख ही लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, 14, 18, फिर ये क्वेश्चन नंबर कितना है 20, क्वेश्चन नंबर 23, 25, 26, 28, 29, ठीक है, 33, 34 तक हो गए, 35, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आ गई, 36 क्वेश्चन है। तो 36 क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन हर रोज करते हो कितने दिन में हो जाएंगे? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम तो वैसे भी सिंपल ही है, 4-5 ही मिलेंगे, 6 और 7 है, ठीक है। 36 एंड 7 43 लॉन्ग आंसर टाइप है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 3 है, 43 46 हो गए, ठीक है। टोटल 46 क्वेश्चंस हैं, 46, 9 दिन में पूरे, 9 दिन में पूरा लेसन फिंगर टिप्स पे, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सिर्फ 9 दिन लगेंगे बेटा। 9 डेज में अगर आपका एक लेसन पूरा हो रहा है, अगला लेसन करते करते हम 9 दिन में अगला लेसन पूरा कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9 दिन में आपके पिछले लेसन की रिवीजन हो जाएगी, सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो चुके होंगे, पहला एनसीईआरटी कंप्लीट खत्म। 9 दिन में अगला लेसन की थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे हर रोज जो हम थ्योरी में करते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि आज जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, वो कल याद करना है उसे, प्लस पिछले लेसन के जो भी और एग्जाम्पल प्रॉब्लम दे रखी है, तो मैं जो आपको प्रॉब्लम देता हूं, जो ऑन द स्पॉट सॉल्व कराता हूं, वो करनी है, प्लस पिछले लेसन का क्या करना है, पीछे वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर 5 सॉल्व करने हैं, हर रोज 5। फिर 5 के बाद क्या करना है, इंक्रीज कैसे करें कैपेसिटी, क्योंकि हर लेसन में ये 46 है, 8-9 दिन में हो रहा है, तो हमें इसको 8-9 दिन को 6-7 दिन में लेके आना है। 5 के बाद जब सोल्व होने लग जाए, जब पहला दूसरा लेसन कंप्लीट हो जाए, तो 6 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देना, दो लेसन के बाद 6 क्वेश्चन, 3 लेसन के बाद तीसरा लेसन पूरा हो जाए तो 7 क्वेश्चन हर रोज, सिर्फ 7 क्वेश्चन हर रोज। और जानते हो एनसीईआरटी के ये जो पहला और दूसरा लेसन है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मैथमेटिकल ज्यादा है। थर्ड लेसन बिल्कुल आसान है, फोर्थ लेसन बिल्कुल आसान है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ लेसन, ये 3 लेसन में फिर से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे मैथमेटिकल। मतलब टोटल पूरी केमिस्ट्री में 5 ही लेसन है जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बाकी का सब थ्योरेटिकल टाइप में। या 8वां लेसन लगा लो, उसमें थोड़ा सा रिडॉक्स को वो करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, 10-15 5-7 दिन उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से वो। तो टोटल ही 3, 2, 5 और 6 लेसन है, 6 लेसन। हर लेसन अगर 10 दिन में भी करते हो, सोचो 10 दिन में, ये तो 9 दिन में हो रहा है, कुछ लेसन में ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ में कम, लेकिन 6 ही लेसन है, हर लेसन 10 दिन में करते हो, तो 2 महीने में क्या हो गया, 60 दिन में 6 के 6 लेसन खत्म।
10 दिन में एक लेसन करो और 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 10 ना भी करो तो 2 महीने में +1 की सारी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म, चोड़ के पी जाओगे। इतना आसान काम है, निचोड़ के पी जाओगे 2 महीने बाद। व्हाट यू शुड हैव टू डू, जस्ट रिवाइज द ऑल क्वेश्चंस एंड पिक अप द एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन एडवांस लेवल कर लो और इसके 5-5 क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लो। 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने में 6 बार एनसीईआरटी पी जाओगे घोल के। बाकी के क्वेश्चंस तो वो थ्योरेटिकल है, उसकी टेंशन ही मत लो, समझ रहे हो? 6 बार पी जाओगे, 3 या 4 बार भी कर लिए तब भी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। सभी बुक्स के साथ ऐसा कर सकते हो। सोचो कितना आसान काम है, लेकिन नहीं करोगे तो वही काम इतना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ध्यान देना। एक आदमी होता है, उसका मालिक होता है वो एक गधे का, ठीक है। उस गधे की पीठ पर वो रोज क्या करता है, चीनी की 2 बोरियां लाद देता है, ठीक है। तो उसको एक रिवर पार करनी होती है, तो एक दिन गधा जो है वो, उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में बैठ जाता है। रिवर में बैठने की वजह से, छोटा सा नाला होता है, बहुत बड़ी रिवर नहीं होती है, तो बैठने की वजह से वो चीनी पानी में पिघल जाती है। जैसे घोड़ा खड़ा होता है तो उसका वजन कम हो, गधा खड़ा होता है उसका वजन कम हो जाता है। गधे को लगता है ले ये तो मजे आ गए, वो हर रोज बैठने लग गया जानबूझ के। तो एक दिन क्या किया उसके मालिक ने पता है, चीनी की जगह रुई बांध दी। गधे ने तो गधे वाला काम करना है, वो बैठ गया। आपके साथ वैसा काम होता है, याद रख लेना। आप लोग नहीं करते हो क्वेश्चंस, और मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, चीनी है पिघल जाएगी अपने आप, हर रोज करना है हर रोज। बट आप क्या करते हो, रुई को लेकर बैठ जाते हो, वो भारी हो जाती है, अब आप उठ नहीं पाओगे, जितना बैठोगे उतनी भारी हो जाएगी। समझ रहे हो ना बेटा? दैट्स इट। और ये काम नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है काम।